आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की हम हिंदी शिक्षण विधियों की जो सीरीज है उसमें आज हम शिक्षण सूत्र को पढ़ेंगे। शिक्षण सूत्र जो है आपकी सभी पात्रता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्पेशली सीटेट में आपके हर विषय के साथ में 15 नंबर का शिक्षण विधियों को जोड़ दिया जाता है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज की जो हमारी कक्षा है इसमें हम शिक्षण सूत्र, उनका अर्थ, परिभाषा एवं सभी शिक्षण सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए क्योंकि इस पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। डे टू डे करंट अफेयर आपको मिलेगा, टॉप करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, जीएस या हिस्ट्री, उसके साथ ही हिंदी व्याकरण एवं साहित्य, संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य। इसी के साथ में अब आज से आप लोगों के लिए शिक्षण विधियों की जो कक्षा है, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो ज्यादा समय का अभाव होने के कारण हम आज का जो विषय है उसका आरंभ करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वह शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, एक अध्यापक के लिए इनकी क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। शिक्षण सूत्र, जब भी कभी पढ़ाने और पढ़ाने की जब बात आती है तो एक अध्यापक को सिखाने के तौर पर सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी समस्या सामने आती है कि वे किसी टॉपिक को किस तरह से वो पढ़ाए, कौन सा मेथड वो अपनाए कि बच्चा उस विषय में रुचि ले, उसको पढ़े, उसको समझे और टीचर जो है पाठ्य वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान भी आकर्षित कर सके। अर्थात एक अध्यापक जैसे पाठ को कहाँ से वो आरंभ करे, कैसे पढ़ाए, चार्ट से, मॉडल से, किस तरीके से, या फिर कहानी के माध्यम से बोलकर, रीडिंग कराकर, तो ये एक थोड़ी सी समस्या आती है आरंभ में अध्यापक के लिए। तो कुछ जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, इन्होंने इन काम को सरलता से करने के लिए कुछ सूत्र दिए हुए हैं। जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर इत्यादि शिक्षण सूत्र दिए गए हैं। अब इन शिक्षण जो सूत्र होते हैं इनकी कुछ परिभाषाएं भी दी हुई हैं। सर्वप्रथम हम रेमंड के अनुसार पढ़ते हैं। शिक्षण सूत्र जो हैं वे पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। इसमें सिद्धांत के व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। सिद्धांत अर्थात सीखने के लिए नियम जो होते हैं उसके व्यवहार में ये हेल्पफुल होते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शिक्षण सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र जो है छात्र को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा की ओर ये पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। शिक्षण सूत्र जो है इन्हें कॉमेनिशियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर आदि जो विद्वान हुए हैं, किसी एक जो विद्वान है उन्होंने इनका क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया है कि कौन कौन से होते हैं। ये 2-3 साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने बताया है। पहला सूत्र आता है हमारा सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि इजी टू डिफिकल्ट। इसमें सर्वप्रथम छात्र को आसान एवं सरल बातों की जानकारी दी जाती है ताकि छात्र जो है वह विषय वस्तु के प्रति उसका रुचि बढ़े, विषय को पढ़ने में उसे आसानी हो। इसी के साथ ही इसके आधार पर छात्र को क्रम मानसिक विकास के अनुकूल, यदि एक शिक्षक बच्चों को आरंभ से ही जटिल जानकारी देता है तो बच्चे उसमें नहीं समझ सकते और शिक्षण का जो कार्य है वह भी व्यर्थ हो जाता है। अर्थात हम सिंपल अपनी भाषा में अगर हम लें तो एक बच्चे को, जब हम छोटी क्लास की बात करते हैं तो वहां पे बच्चे को सबसे पहले इजी सरल जो वाक्य होते हैं वो उसे बोलना, उनका निर्माण करना इत्यादि जो बातें वो सिखाते हैं। यदि हम आरंभ में ही, कक्षा के आरंभ में ही जटिल विषय को अगर हम उठा लेते हैं तो बच्चा जो है वह विषय से भटक जाता है, विषय जो है अरुचिकर बन जाता है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। इसलिए हमेशा अध्यापक को ध्यान इस सूत्र को अपनाते हुए पढ़ाना चाहिए कि विषय वस्तु सरल से जटिल की ओर हो। जैसे यदि हम गणित की कक्षा में हैं तो बच्चों को जोड़ना या घटाना सिखाने से पूर्व सर्वप्रथम उसे गिनती सिखानी चाहिए।
यदि उसे अंकों का पहचान है, वह गिनना जानता है, तो वह जोड़ना और घटाना भी सीख सकता है। लेकिन हम आरंभ में ही उसे जोड़ना और घटाना नहीं सिखा सकते। अगर हम व्याकरण शिक्षण की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चे को वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। वर्णों के साथ ही उसे शब्द निर्माण सिखाने चाहिए, यानी कि पहले साधारण नियम सिखाए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर जटिल नियम भी सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चा आसानी से सभी नियमों को भी सीख सके और विषय वस्तु के प्रति भी उसका ध्यान जो है बना रहे, रुचि बनी रहे। दूसरा सूत्र आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस ज्ञात से अज्ञात की ओर अर्थात जो ज्ञान बच्चा पिछली कक्षा में पढ़ चुका है या उसे पूर्व में पहले से जो कुछ ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर बालक को नवीन ज्ञान या नवीन जानकारी देना। हमेशा ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो पहले से जो जानकारी होती है, यदि हम उसको कोरिलेट करके आज के पाठ के साथ में जोड़कर अगर हम उसे पढ़ाते हैं, तो बच्चा उसमें रुचि दिखाता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है। क्योंकि जानकारी एवं नयापन जो है, दोनों चीजें बच्चों को चाहिए। हम पुराने घिसे पिटे टॉपिक अगर बार बार लेते रहते हैं, तो उससे विषय वस्तु में नीरसता का भाव आता है और छात्र भी केंद्रित नहीं हो पाते हैं। जैसे जोड़ने का निर्माण करने से पूर्व बच्चों का वर्णों का ज्ञान होना, शब्द निर्माण से पूर्व बच्चों को वर्णों की जानकारी देना आवश्यक है। यदि बच्चों को वर्णों का ज्ञान होता है, तभी वे शब्द निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से बच्चों का जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है, उसी के साथ साथ में उसका मानसिक विकास भी होता चला जाता है। शैशवावस्था में बालक जो है वह सूक्ष्म या अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता। वह स्थूल या मूर्त जो पदार्थ है उन्हें सरलता से जान लेता है, परंतु आयु के साथ साथ में बच्चे का मानसिक विकास भी होता है और उसके साथ साथ वह स्थूल भावों, तथ्यों एवं विषय वस्तुओं को समझने की जो योग्यता है वह भी आ जाती है। जैसे शिक्षक छोटे बच्चों को पढ़ाते समय लगभग केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे वह सूक्ष्म बातों को समझता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गिनती सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश अर्थात पूर्ण का अर्थ आप क्या समझते हैं? मतलब पहले सारांश जब हम दे देते हैं, ये जो पूर्ण से अंश वाली जो सूत्र है, यह सूत्र बहुत बड़े चैप्टर के लिए या किसी कहानी के लिए होता है, जिसे देखकर बच्चा यह न सोचे कि यह बहुत बड़ा है, हम इसे कैसे पढ़ पाएंगे। इसके लिए क्या किया जाता है, अध्यापक पहले बच्चों को थोड़ा सा सारांश रूप में उस विषय वस्तु की जानकारी दे देता है और उसके बाद में उस पाठ के विभिन्न अंशों के बारे में छात्रों को बताता है। मनोवैज्ञानिकों की अगर हम बात करें, तो उनके अनुसार सबसे पहले हम किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप में देखते हैं। ये साइकोलॉजिकल इन्होंने अपना नजरिया यहाँ पे अपनाया कि कोई भी वस्तु हम पहले पूर्ण रूप में देखते हैं, उसके पश्चात हम उसके विभिन्न अंगों को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मानव शरीर के बारे में जब बच्चे को जानकारी दी जाती है, तो सबसे पहले मानव का शरीर जो है उसका चित्र दिखाया जाता है। उसके बाद बॉडी पार्ट्स जो है उनका वर्णन किया जाता है कि ये हाथ होता है, यह पैर, आंख, नाक, कान, मुंह इत्यादि। इसी के साथ में हम अपना भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने ऊपर भी देख सकते हैं। आपने सर्वप्रथम जॉब को एक पूर्ण रूप में देखा, लेकिन उसके लिए टेट जो है वह उसका एक अंग के रूप में आ जाता है, उसके अंश के रूप में आ जाता है। उसका एक स्टेप होता है कि पहले आप उसको क्लियर करें। तो ये था आपका पूर्ण से अंश की ओर। फिफ्थ है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित मतलब कुछ भी डिसाइड नहीं है, फिक्स नहीं है, और निश्चित की ओर उसे लेके जाना है। बच्चे को पूर्णतः किसी भी विषय की जानकारी नहीं होती है, और बच्चे को ही नहीं, इसके लिए हम कभी भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, वह हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। अर्थात बच्चा जो है वह उसे कभी भी किसी भी विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी नहीं होती है। उन्हें जो भी जानकारी होती है वह अनिश्चित होती है और अस्पष्ट होती है। अर्थात आरंभ में बच्चे को कोई भी घटना या तथ्य जो है उसका ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं होता।
अब यहाँ पे शिक्षक को क्या करना है, बच्चे के ज्ञान में जो अनिश्चितता है जिस विषय वस्तु को लेकर, उसकी जानकारी, उसके तथ्यों को स्पष्ट करना होता है। यह होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर ले जाना, कि यहाँ बच्चे का लक्ष्य जो है वह भी निर्धारित नहीं है, उसे उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने का जो कार्य है वह अध्यापक करता है। 6 है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात। विद्यार्थियों को पहले प्रत्यक्ष वस्तु से संबंधित जानकारी दी जाती है, पहचान करवाई जाती है, इसके बाद में उसे अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में जानकारी देना कहलाता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं जैसे जिन वस्तुओं को बच्चा अपने सामने देख रहा है, क्योंकि बच्चा जो है वह देखने के बाद चित्र या मॉडल इत्यादि जो है, एक पिक्चर जो है उसके माइंड में सेट हो जाती है, जिसे देखकर बच्चा देखकर अनुकरण करता है, सीखता है। तो ये वाला मेथड यहाँ पे लागू होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, कि चार्ट, चित्र, मॉडल, ग्लोबल इत्यादि जब हम सामाजिक अध्ययन के बारे में अगर हम बात करते हैं, या फिर आरंभ में जब बच्चों को फलों के नाम, वस्तुओं के नाम, तो उन वस्तुओं के चित्र दिखाए जाते हैं, तो वह उसे जल्दी से याद कर लेता है, बोलना सीख जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस विधि में क्या करना होता है कि अध्यापक के द्वारा बच्चों के सामने एक ही प्रकरण के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, और बच्चों को उसका क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उसका निष्कर्ष निकालना है, मूल्यांकन निकालना है। ऐसा करने से बच्चों में क्या होगा, उनमें मूल्यांकन करना, निरीक्षण करना, चिंतन, विचार मंथन करने के अवसर जो है वो उत्पन्न होते हैं। व्याकरण शिक्षण में इसका बहुत अधिक महत्व है। जब हम संज्ञा और सर्वनाम इत्यादि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अनेक उदाहरण दें, और उसके पश्चात बालकों को उत्तर खोजने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, या मैचिंग करने के लिए, या फिर इनमें से संज्ञा जो है उनको अलग कीजिए और सर्वनाम शब्द जो है उनको अलग कीजिए। तो ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, कि बच्चा अपने आप मूल्यांकन करे, निरीक्षण करे, उसमें ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता है उसका विकास होता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का अर्थ होता है विषय वस्तु को तोड़ना, खंडित करना, और इसके जब हम दूसरी तरफ देखते हैं संश्लेषण, तो संश्लेषण का अर्थ होता है विषय को जोड़ना। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जब हम कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी विषय में यदि कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं, या पाठ्य वस्तु जो है थोड़ा लंबा हो रहा है और बच्चे की योग्यता इतनी नहीं है, तो उसको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और फिर पहले उसका विश्लेषण कर दिया, हमने उसे खंडित कर दिया, आधी स्टोरी आज पढ़िए, आधी हम कल पढ़ेंगे। तो इस आज और कल में जो हमने डिवाइड किया था, उसको इकट्ठा पुनः एक बार पूरे विषय वस्तु को जब अध्यापक बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, तो इससे बच्चे को विषय से संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, और वे सभी खंडों को एक साथ जोड़कर पढ़ता है। इससे बच्चे में नीरसता का भाव नहीं आता है। विश्लेषण और संश्लेषण के द्वारा बच्चे में विषय वस्तु के प्रति नीरसता नहीं आती है, उसमें रोचकता बढ़ती है, कि कल हमने यहाँ तक की जानकारी प्राप्त की थी, आज हम उससे आगे की कहानी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। बच्चे में हमेशा उसकी रुचि और उसकी योग्यताओं, आकांक्षाओं और उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों के मानसिक स्तर का विकास होता है, वैसे वैसे ही उसके क्रम के अनुसार उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती चली जाती है। वह वस्तुओं के प्रति तर्क करना सीख जाता है, उसके कहाँ, कब, क्यों, कैसे वाले जो प्रश्न हैं उनका आरंभ हो जाता है। तो अध्यापक को बच्चे की रुचियों एवं रुझानों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु के प्रति बच्चे की जो इच्छाएं होती हैं उनको शांत करना, अर्थात उनके प्रश्नों का जवाब देना जो है, उसके तर्क जो है उनको निवारण करना, ये मनोवैज्ञानिक क्रम से उसमें एक सिस्टमैटिक जो मानसिक स्तर है वहां से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण किसकी प्रकृति? बच्चे की प्रकृति, अर्थात बच्चे की जो योग्यता है, उसकी आयु, उसकी मानसिक स्तर, उसकी जो रुचियां हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए
पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री इत्यादि जो है सभी बच्चों की शारीरिक मानसिक विकास व आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। अर्थात जो आज की जो शिक्षा पद्धति है वह बाल केंद्रित तो है ही, उसी के साथ साथ में बच्चों की प्रकृति के अनुसार भी होनी चाहिए। ये था हमारा आज का विषय। आज के विषय में हमने शिक्षण सूत्र पढ़े हैं और शिक्षण सूत्रों को हमने जाना। उम्मीद है आज का विषय आप सभी को समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है वह हमने संपूर्ण शिक्षण विधियां जो मेरे द्वारा लिखित है वहां से हमने पढ़ा है। आप लोग YouTube चैनल में इसका लिंक दिया हुआ है या टेलीग्राम चैनल से आप परचेज भी कर सकते हैं वहां से। तो ज्ञानकोश YouTube चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।